हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है। और एक बार फिर से हम हेनरी लॉ से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि लास्ट में हम एक आईआईटी का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। आपके बोर्ड पर दो सवाल हमने लिखा है, दो प्रॉब्लम्स हमने लिखा है। एक एक करके दोनों को सॉल्व किया जाएगा। मैं कहूँगा कि आप पहले खुद से ट्राई करें, आप खुद से प्रयास करें, पेपर कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं और इन प्रश्नों को खुद से पहले सॉल्व करने का प्रयास करें और फिर ये वीडियो देखें। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। 298 केल्विन पर वायु के मुख्य घटक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आयतन के अनुसार लगभग 20% और 79% के अनुपात में है। जनरली वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है 21% बोला जाता है और नाइट्रोजन जो है वो 78% बोला जाता है। यहाँ पर सवाल में ऑक्सीजन 20% और नाइट्रोजन 79% दिया है। फिर आगे कह रहा है कि 10 atm प्रेशर पर जल वायु के साथ साम्य में है, इक्विलिब्रियम में है। और फिर दिया है कि 298 केल्विन पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के लिए KH यानी हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू जो है वह है क्रमशः ऑक्सीजन के लिए 3.30 इंटू 10⁻7 मिलीमीटर एंड नाइट्रोजन के लिए 6.51 इंटू 10⁻7 मिलीमीटर। तो जल में इन गैसों का संगठन ज्ञात कीजिए। जल में इन गैसों का संगठन ज्ञात करना है। यानी सिंपल सी बात है कि अगर हम हेनरी लॉ लगाएंगे अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ वेयर P इक्वल टू KH इंटू काई, जहां P क्या होता है, पार्शियल प्रेशर होता है उस गैस का, ध्रुव के सतह के ऊपर गैस का आंशिक दाब होता है। KH हेनरी कांस्टेंट है, काई क्या है, तो गैस का द्रव में मोल फ्रैक्शन, गैस का द्रव में मोल फ्रैक्शन। तो यही तो पूछ रहा है कि द्रव में गैस का क्या कंपोजिशन है, क्या संगठन है। इसके लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, KH मालूम होना चाहिए और पार्शियल प्रेशर उस गैस का मालूम होना चाहिए। पार्शियल प्रेशर कैसे निकलता है, थोड़ा सा रिकैप करते हैं। आप एक रवि में डाल्टन्स लॉ पढ़े होंगे, उसके बारे में थोड़ा सा आप आज जानते हैं। मान लीजिए कि यह एक कंटेनर है और इसमें एक से अधिक गैसें हैं। मान लीजिए 3 गैसें हैं, एक गैस A है, एक गैस B है और एक गैस C। इन गैस के मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो कंटेनर पर प्रेशर पड़ रहा है, यानी जो टोटल प्रेशर है, मान लीजिए क्या है, PT है टोटल प्रेशर। अब ये जो टोटल प्रेशर पड़ रहा है वो कुछ गैस A के मॉलिक्यूल्स के द्वारा हो रहा है, कुछ गैस B के मॉलिक्यूल्स के द्वारा और कुछ गैस C के द्वारा। यानी गैस A के मॉलिक्यूल्स भी प्रेशर डाल रहे हैं, गैस B के भी और गैस C के भी। तो अकेले अकेले मान लीजिए कि गैस A के मॉलिक्यूल्स के द्वारा जितना प्रेशर डाला जा रहा है, मान लीजिए कि वो PA है, और अकेले गैस B के मॉलिक्यूल्स के द्वारा जितना प्रेशर डाला जा रहा है, मान लीजिए PB है, और अकेले गैस C के मॉलिक्यूल्स के द्वारा जितना प्रेशर डाला जा रहा है उसको मान लीजिए PC। और ये अकेले जब गैस जितना प्रेशर डालता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि जो टोटल प्रेशर होता है वह गैसों के पार्शियल प्रेशर के योगफल के बराबर होता है। ये डाल्टन्स लॉ है। और आप एक ग्राफ में पढ़े होंगे कि ये जो पार्शियल प्रेशर है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। पार्शियल प्रेशर अगर गैस A का निकालना है तो गैस A का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अगर B का निकालना है तो गैस B का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। और ऐसे ही अगर गैस C का निकालना है तो गैस C का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अब क्या कर रहा है,
सवाल क्या कह रहा है कि वायु जो है वह जल के साथ साम्य में है और टोटल प्रेशर जो है वो 10 atm, टोटल प्रेशर जो है 10 atm। इसको ऐसे समझिएगा, ये आपका वाटर है और वाई के द्वारा इस पर टोटल जो प्रेशर पड़ रहा है वो 10 atm पड़ रहा है और ये वायु के एयर के मॉलिक्यूल्स, गैसियस मॉलिक्यूल्स। तो अब हमको क्या निकालना है कि गैस के द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया प्रेशर, जिसको हम गैस का पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। अब हम कैसे निकाल सकते हैं? हमारे पास फार्मूला है कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर कैसे निकाला जा सकता है। तो उस गैस का मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर का मल्टीप्लाई करके। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये मोल फ्रैक्शन कैसा है? ये मोल फ्रैक्शन गैस का वो मोल फ्रैक्शन है जो द्रव में, लिक्विड में विलय है। ये मोल फ्रैक्शन कैसा है? यह द्रव के सतह के ऊपर जो गैस है उसका मोल फ्रैक्शन। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? चलिए अब हम मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। अब मोल फ्रैक्शन निकालने का सिंपल सा फार्मूला है कि अगर मान लीजिए कि गैस ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो गैस ए के मोलों की संख्या, गैस ए के मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या। अगर हमको ऑक्सीजन का निकालना है, ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस के मोलों की संख्या और बटा कुल मोलों की संख्या। अगर नाइट्रोजन का मोल अंश निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो नाइट्रोजन के मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या। तो क्या यहां पर इस एयर में ऑक्सीजन या नाइट्रोजन का मोल्स दिया गया है क्या, या टोटल मोल्स दिया गया है क्या? नहीं दिया गया। क्या दिया गया? ये दिया गया है कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो आयतन के अनुसार 20% है और नाइट्रोजन जो है वो 79%। तो हमने एक आवोगाद्रो लॉ भी पढ़ा था। आवोगाद्रो लॉ क्या कहता है कि स्थिर ताप और दाब पर किसी गैसों का, किन्हीं गैसों का, कई गैसों का हो सकता है, ठीक है ना, सभी गैसों का स्थिर ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या क्या होती है? समान होती है। आवोगाद्रो लॉ क्या कहता है? मान लीजिए कि यहाँ पर हमने क्या किया है, ऑक्सीजन गैस इसमें ले लिया और इसमें हमने नाइट्रोजन गैस ले लिया। ये प्रेशर P और टेम्परेचर T पर है और यह भी प्रेशर P और टेम्परेचर T पर है। तो अगर इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम यानी आयतन अगर समान है तो दोनों के अणुओं की संख्या भी क्या होगी? समान होगी। अणुओं की संख्या यानी मोलों की संख्या भी समान होगी। अगर इसका आयतन बढ़ा दिया जाए, इसी प्रेशर और इसी टेम्परेचर पर इसका आयतन क्या हो? अधिक हो, या इसका आयतन क्या हो? अधिक हो, तो मोलों की संख्या, अणुओं की संख्या भी क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। यानी हम आवोगाद्रो नियम से ये निकाल सकते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू होगा N। जितना बड़ा आयतन होगा उतना अधिक मोलों की संख्या होगी। ध्यान रहे, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर होना चाहिए। तब अगर इसमें बदलाव करेंगे तो फिर ये नहीं। एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर V इज प्रोपोर्शनल टू N। तो क्या हम इस रेशियो में N को V के द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं? बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि V इज प्रोपोर्शनल टू है N। यानी हम
गैस का मोल अंश ऐसे भी निकाल सकते हैं कि गैस ए का आयतन बटा कुल आयतन। अब ये चीज तो दिया गया है, ये चीज दिया गया है 20% आयतन के अनुसार ऑक्सीजन है, यानी अगर 100 आयतन वायु है तो उसमें से 20 आयतन क्या है, ऑक्सीजन है। तो अगर हम ऑक्सीजन का मोल अंश निकालेंगे तो 20/100। यदि हम नाइट्रोजन का मोल अंश निकालें तो 79/100, 89/100। सिंपल, समझ में आया कैसे हम इस पार्शियल प्रेशर को निकाल सकते हैं। ओके, तो पहला काम हमारा क्या है कि इस पार्शियल प्रेशर को निकालना है, ठीक है। और जब पार्शियल प्रेशर को निकालेंगे तो हम द्रव में यानी जल में ऑक्सीजन का भी संघटन निकालेंगे और नाइट्रोजन का भी निकालेंगे। चलिए अब सवाल हम करते हैं। ऑक्सीजन गैस का आंशिक दाब बराबर होगा गैस ऑक्सीजन गैस का मोल अंश, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अभी हमने आपको बताया था कि पी इक्वल टू होगा काई ए इंटू पी टी। यहां पर ऑक्सीजन गैस का आंशिक दाब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस का आंशिक दाब बराबर ऑक्सीजन गैस का मोल अंश इनटू टोटल प्रेशर। तो ऑक्सीजन गैस का मोल अंश कैसे निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन गैस का आयतन बटा कुल आयतन इनटू टोटल प्रेशर। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 ATM आ जाएगा। लेकिन यहां पर के एच की वैल्यू किस में दी गई है, मिलीमीटर में। तो इसको हम चेंज कर लेंगे किसमें, मिलीमीटर में। तो 1 ATM बराबर कितना मिलीमीटर होता है, 760। ये हो जाएगा 2 × 760 मिलीमीटर। ऐसे ही हम नाइट्रोजन गैस का आंशिक दाब निकाल सकते हैं, बराबर हो जाए ऑक्सीजन गैस का मोल अंश, मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, सॉरी नाइट्रोजन गैस है तो नाइट्रोजन गैस का मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, नाइट्रोजन गैस का आयतन 79 बटा टोटल आयतन 100 इंटू टोटल प्रेशर। ये जाएगा 7.9 ATM में आएगा। इसको मिलीमीटर में चेंज करने के लिए 760 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब हम निकाल सकते हैं कि द्रव में यानी जल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का संगठन क्या है। कैसे निकालेगा, हेनरी नियम के अनुसार P इक्वल टू होगा के एच इंटू काई, और यहां से काई इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/KH। काई इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/KH। तो जल में ऑक्सीजन गैस का, जल में ऑक्सीजन गैस का मोल प्रभाज क्या होगा, ऑक्सीजन गैस का आंशिक दाब, ऑक्सीजन गैस का आंशिक दाब कितना है, 2 × 760 अपान ऑक्सीजन गैस के लिए KH का मान कितना है, 3.30 इंटू 10⁻7। ये आपका हो जाएगा 4.61 इंटू 10⁵। और मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट, कोई मात्रा नहीं होगा। ऐसे ही हम निकालेंगे जल में नाइट्रोजन गैस का मोल फ्रैक्शन, नाइट्रोजन गैस का मोल फ्रैक्शन। तो क्या हो जाएगा, P/KH यानी पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन गैस का कितना है, 7.9 इंटू 760 डिवाइडेड बाई KH नाइट्रोजन के लिए क्या है,
6.51 इंटू 10⁻7 मिलीमीटर। ये आपका आ जाएगा 9.22 इंटू 10⁵। सॉरी, ये 10⁻7 ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 4.61 इंटू 10⁻⁵, 9.22 इंटू 10⁻⁵। होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर इसको लिखना चाहते हैं तो फटाफट नोट कीजिए, हम दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। नोट हो गया? ओके। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नाइट्रोजन गैस को 293 केल्विन पर जल में से प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल नाइट्रोजन गैस विलय होगी। नाइट्रोजन गैस का आंशिक दाब दिया हुआ है 0.987 बार और 293 केल्विन पर नाइट्रोजन के लिए KH का मान भी दिया हुआ है। यानी यहां पर P की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 0.987 बार और KH की वैल्यू दी गई है 76.48 किलो बार है। तो 10⁻³ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बार में हो जाएगा। ये भी बार में और ये भी बार में। आपको बताना है कि 1 लीटर जल में नाइट्रोजन गैस का कितना मिलीमोल घुला हुआ है। ठीक है, माना 1 लीटर जल में N2 गैस के N मोल घुले हैं, N मोल घुले हैं। तो अगर हम जल में नाइट्रोजन गैस का मोलंश निकालें, तो नाइट्रोजन के मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या, और कुल मोलों की संख्या क्या होगा, नाइट्रोजन के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या। तो जरा हम जल के मोलों की संख्या भी निकाल लें। 1 लीटर जल में, तो 1 लीटर जल का द्रव्यमान कितना होगा, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होगा, और जल का घनत्व क्या होता है, 1 ग्राम प्रति ml, 1 ग्राम प्रति ml। यानी 1 मिलीलीटर अगर हम जल लेंगे तो उसका द्रव्यमान 1 ग्राम होगा। तो अगर हम 1000 मिलीलीटर जल लिए हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, 1000 ग्राम होगा। तो 1 लीटर जल अर्थात 1000 ग्राम जल में जल के मोलों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं? मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में और बटा उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। तो पदार्थ का द्रव्यमान है 1000 और बटा मोलर द्रव्यमान जल का कितना होता है, 18 होता है। यह आएगा 55.56 मोल। तो अब आइए हेनरी लॉ अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ P इक्वल टू होगा KH इंटू काई, और यहां से P इक्वल टू होगा KH। काई की वैल्यू नहीं मालूम है तो कैसे निकाल सकते हैं, नाइट्रोजन के मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या N प्लस 55.56। ठीक है, अब यहां से वैल्यू रखते हैं। P की वैल्यू है 0.987 इक्वल टू KH की वैल्यू है 76.48 इंटू 10⁻³ इंटू N अपान
अच्छा, ये n की वैल्यू इसकी तुलना में बहुत ही कम होगी। ये जो नाइट्रोजन गैस के मोलों की संख्या होगी वह इसकी तुलना में क्या होगी, बहुत ही कम होगी, जो कि बहुत ही कम गैसें हैं जो जल में अच्छे तरीके से क्या हो सकती हैं, घुलनशील होती हैं। ज्यादातर गैसें जल में जो है वो बहुत ही कम घुलनशील होती है। तो n की वैल्यू जो होगी वो इसकी तुलना में बहुत ही कम होगी। तो n प्लस 55.56 को लगभग हम 55.56 लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने लिख दिया 55.56। अब यहां से इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.987 इंटू 55.56 और इसका इधर डिवाइड हो जाएगा 76.48 इंटू 10⁻³ इक्वल टू n। इसको सॉल्व करेंगे तो n इक्वल टू आएगा, यहां से अगर हम भाग देंगे तो उसका आ जाएगा वैल्यू 7.16 इंटू 10⁻⁻⁴। 7.16 इंटू 10⁻⁻⁴। ये किस में आया है, मोल में आया है। किसमें आया है, मोल में। लेकिन हमारा आंसर किस में चाहिए, मिली मोल में। तो मिली में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 7.16 इंटू 10⁻⁻⁴। अगर हम इसको मिली मोल में चेंज कर दें तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा मिली मोल। अगर 1 ग्राम है उसको मिलीग्राम में चेंज करना है तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मीटर है उसको मिलीमीटर में चेंज करना है तो 10⁻³ यानी 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां से हो जाएगा n बराबर 0.716, क्योंकि ये 10⁻⁻1 हो जाएगा मिली मोल। तो होप ये सवाल भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उस क्वेश्चन को करने के बाद हम एक IIT का भी क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो अगला क्वेश्चन है कि 298 केल्विन पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जल में विलेयता के लिए KH का मान दिया हुआ है। KH की वैल्यू दी गई है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। ये है आपका KH की वैल्यू। 500 मिलीलीटर सोडा जल में 2.5 ATM दाब पर प्रेशर भी दे दिया है। सोडा जल है तो पैक किया गया है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। समझना, मान लो ये विलयन है और इसमें कोई गैस, केवल एक गैस इसमें क्या किया गया है, घोला गया है और ये पैक कर दिया गया है। तो इस द्रव के सतह के ऊपर सिर्फ कौन सी गैस है, जो गैस घोलने का प्रयास किया गया, सिर्फ वही गैस है। तो जो टोटल प्रेशर होगा वो सिर्फ उसी गैस की वजह से आएगा, यानी जो टोटल प्रेशर होगा वो इस गैस का क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, तो जो प्रेशर दिया हुआ है 2.5 ATM, वो टोटल किसकी वजह से आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से आ रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पार्शियल प्रेशर भी हो जाएगा 2.5 ATM। लेकिन इसको हम चेंज कर लेंगे किसमें, पास्कल में। तो 1 ATM इक्वल टू होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। तो इसमें हमने मल्टीप्लाई कर लिया 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। फिर क्या पूछ रहा है कि 298 केल्विन पर घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्ञात कीजिए। जल कितना है, 500 मिलीलीटर जल। जल कितना है, 500 मिलीलीटर आपका जल है। पहले आपको क्या करना होगा कि मान लो कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मोल घुला हुआ है, n मोल घुला हुआ है। माना कार्बन डाइऑक्साइड गैस के n मोल घुले हैं, n मोल घुले हैं। और जल के कितने मोल होंगे, 500 ग्राम जल है, 500 मिलीलीटर जल है तो 500 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि 1 मिलीलीटर जल का द्रव्यमान क्या होता है, 1 ग्राम होता है।
तो 500 ग्राम जल में जल के मोलों की संख्या कैसे निकलेगा? पदार्थ का द्रव्यमान 500 ग्राम बटा पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, जल का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? 18 होगा। यहां से क्या हो जाएगा? आपका आएगा 27.78। तो अब हम हेनरी लॉ लगा सकते हैं और वहां से एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए हेनरी लॉ लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ P इक्वल टू होगा KH इंटू काई। P की वैल्यू दी गई है, P की वैल्यू है 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10⁵। ये P की वैल्यू हो गई, इक्वल टू KH की वैल्यू 1.67 इंटू 10⁸। 1.67 इंटू 10⁸ इंटू काई की वैल्यू कैसे निकलेगी? जल में घुले हुए मोलों की संख्या क्या मान लिया गया है? n मान लिया गया है। अब बटा विलयन के कुल मोलों की संख्या, तो n प्लस 27.78। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ अपॉन 1.67 इंटू 10⁸। अच्छा पुनः ध्यान दीजिए, n प्लस 27.78 को हम लगभग क्या मान सकते हैं? 27.78, क्योंकि n की वैल्यू क्या आएगी? बहुत ही कम आएगी। तो ये अगर ये टोटल 27.78 हो गया तो इसका इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा 27.78 इक्वल टू क्या बच जाएगा? n बच जाएगा। ठीक है, और यहां से n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 0.042 मोल 0.042 मोल आ गया। लेकिन क्या पूछ रहा है? अच्छा ये तो जल में घुले हुए कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या निकल के आ गया, लेकिन क्या पूछ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो मात्रा भी निकाल सकते हैं। इतना मोल है कार्बन डाइऑक्साइड है, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के का द्रव्यमान निकाल लीजिए। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान क्या होगा? CO2 है, तो कार्बन का कितना होता है? 12 और प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 16 गुना 32 बराबर कितना हो जाएगा? 44 ग्राम। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान कितना होगा? 44 ग्राम। तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बराबर हो जाएगा 0.042 इंटू 44। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.48 ग्राम। 1.48 ग्राम इतना कार्बन डाइऑक्साइड 500 मिलीलीटर सोडा जल में क्या हुआ है? घुला हुआ है। 2.5 atm प्रेशर। समझ में आया आपको? नोट करना है तो फटाफट नोट कीजिए। और अगला क्वेश्चन, एक शानदार क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। IIT 2009 में ये सवाल पूछा गया था। IIT 2009 में। पहले खुद से कोशिश करेंगे आप, इतना सवाल आपने कर लिया, खुद से कोशिश करेंगे कि ये सवाल आप हल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ट्राई कीजिए। ट्राई करने जितना ज्यादा आप ट्राई करेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। क्या है? नाइट्रोजन गैस की जल में घुलनशीलता के लिए KH का मान बहुत ही सिंपल है। KH का मान दिया हुआ है 1.0 इंटू 10⁵ atm। वायु में नाइट्रोजन गैस का ग्राम अणु भिन्नांक दिया, मोल फ्रैक्शन दिया। ध्यान दीजिएगा।
ये नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है 0.8। ये नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन क्या है? घुले हुए नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन है, या यहाँ पर जो गैसियस स्टेट में है, वायु में है, वो मोल फ्रैक्शन है? गैस वायु में जो नाइट्रोजन है उसका मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है 0.8। तो यहाँ पर अगर मोल फ्रैक्शन हमको मालूम है तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। पार्शियल प्रेशर मान लीजिए गैस ए का बराबर क्या होगा? गैस ए का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। चलिए आगे क्या दिया हुआ है? मोल फ्रैक्शन 0.8 है। 10 मोल जल में, जल के मोलों की संख्या भी दे दिया है, 10 मोल जल है, 10 मोल जल में 298 केल्विन और 5 एटीएम प्रेशर। टोटल प्रेशर दिया हुआ है, टोटल प्रेशर यहां पर कितना है? 5 एटीएम, 5 वायुमंडलीय दाब है। पर नाइट्रोजन गैस के विलेत मोलों की संख्या, इस जल में नाइट्रोजन गैस के कितने मोल घुले हुए हैं, यही आपको निकालना है। चलिए तो माना नाइट्रोजन गैस के n मोल जल में घुले हुए हैं, तो हेनरी नियम के अनुसार P इक्वल टू होगा KH इंटू काई। अब P कैसे निकलेगा? तो पार्शियल प्रेशर कैसे निकलेगा? नाइट्रोजन गैस का मोल अंश 0.8 दिया हुआ है। नाइट्रोजन गैस का वायु में मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.8 इंटू टोटल प्रेशर दिया हुआ है कितना? 5 एटीएम इक्वल टू KH की वैल्यू दी गई है 1.0 इंटू 10 टू द पावर 5 एटीएम इंटू काई की वैल्यू कैसे निकलेगी? मान लिया गया है कि इस विलियन में नाइट्रोजन के कितने मोल घुले हुए हैं? n मोल। तो n बटा टोटल मोल, तो n अब प्लस जल के मोलों की संख्या कितना? 10। समझ में आया? अब यहां से 0.8 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और इधर ही 10 टू द पावर 5 का क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू n अपान, और n प्लस 10 को लगभग क्या मान सकते हैं? 10 मान सकते हैं। तो 10 हो गया, 10 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, या यहाँ तो देखिए एक 10 से एक 10 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो n बराबर क्या आ गया? यहाँ पर क्या बचा? 4 इंटू यहाँ पर क्या बचा? 10 टू द पावर 4, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए आपका क्या होगा? सही होगा। ये था IIT 2009 का क्वेश्चन जो हेनरी ग्लास से पूछा गया था। होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आप बेहतर तरीके से पढ़ाई कीजिए, घर पे बैठे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई का आनंद लेते रहिए। थैंक यू सो मच।